मुझे ख़वातीन व हज़रात, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज जुम्मतुल मुबारक है। यहाँ जून की 16 तारीख़ है और इस वक्त 2 बजकर तकरीबन 7 मिनट हुए हैं दोपहर के। तो मैंने सोचा आपसे बात की जाए। कल से पिछले 2 दिन से कराची में बड़ी हलचल मची हुई है। मेयर के इलेक्शन पर बड़ी एक तरह से जंग चल रही है और हस्ब दस्तूर और हस्ब रिवायत जिस तरह इलाहाई इलेक्शन के बाद होता है, धांधली की खबर आती है, लेकिन ये धांधली तो एक्सपेक्टेड थी और इस पे पाकिस्तान की आवाम को कोई ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए और किसी से शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल जो रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं वो ये थे कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है नज़र अब्बास, उसने बताया कि इलेक्शन जो है उसमें जमात इस्लामी के 173 वोट थे और जो पीपल्स पार्टी के थे वहाब, मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने 160 वोट हासिल किए, जबकि जमात इस्लामी ये कह रही है कि उनके वोट जो थे वो 193 थे, क्योंकि जो पीटीआई के वोट थे वो इनको मिलने चाहिए थे। एक पैक्ट हुआ था पीटीआई सिंध से, कराची से और जमात इस्लामी के दरमियान, और उनके जो वोटर्स थे पीटीआई के, ये क्लेम करते हैं जमात इस्लामी के टोटल हमारे 193 बनते थे। तो इसका मतलब है 160 में 193 का मतलब ये है कि आप उसमें 33 के करीब वोट जो थे वो पीटीआई के थे और वो आए ही नहीं। अब जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं नईमुर रहमान साहब, उन्होंने कहा है कि उनको आजकल टर्म यूज हुई सेफ हाउसेस। सेफ हाउसेस तो क्या होते हैं? वो 2 तरह के सेफ हाउसेस हैं। एक तो सेफ हाउसेस वो हैं जो रियासती इदारे बनाते हैं लोगों को टॉर्चर और उनका ब्रेन वॉश करने के लिए, और दूसरे सेफ हाउसेस वो होते हैं जिसमें लोगों को कुछ अरसे के लिए गायब कर दिया जाता है और उसका नाम दिया है सेफ हाउसेस। सेफ हाउसेस यानी कि महफूज घर हैं वो। पाकिस्तान में हर चीज़ उल्टी है, कुछ भी नाम देते हैं आप। जन्नत हाउसेस कर दें कि वो जन्नत में चले गए, ये भी कह सकते हैं। बहरहाल, तो इस पे ताज्जुब क्यों हो रहा है? ताज्जुब जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही होता है और नई चीज़ तो कोई हुई नहीं है। अब अगर माज़ी में जाएँ, और मैं माज़ी की हमेशा मिसाल इसलिए देता हूँ कि वो एक परफेक्ट चीज़ है अगर पाकिस्तान की आवाम को देखना हो। पाकिस्तान की आवाम जो है 23 करोड़, वो क्यों ये शुरू से खामोशी से ये चीज़ें देखती आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि क्यों हैरानी मुझे नहीं हुई। और मैंने तो पिछले कई सालों से, मेरे पिछले कोई 5-6 साल के आप आर्टिकल्स देख लें, और उसके बाद जब से वीलॉग शुरू किया मैंने पिछले 4-5 से, मैं मुस्तकिल ये कह रहा हूँ, आप जाके सर्च करें मेरे वीलॉग्स के ऊपर पुराने, और जो सुनते हुए उन्होंने ये उनको याद होगा, मैं ये कह रहा था कि सिंध में अब पीपल्स पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी इक़्तिदार, और एक वक्त आएगा जब कराची, हैदराबाद, सक्कर जो शहरी इलाके हैं वहाँ के मेयर भी पीपल्स पार्टी के होंगे, और आज वो हो गया। अब कराची को छोड़ दें, आप हैदराबाद को ले लें जिसका इसकी बात ही नहीं की जा रही है। हैदराबाद का मेयर भी पीपल्स पार्टी का बन गया है। किसी भी ज़बान के जो सिंध का शहरी है उसका मेयर बनने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। चाहे वो सिंधी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, गुजराती बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, पठान बोलने वाला हो, एज़ लॉन्ग एज़ कि वो सिंध का या उस शहर का बाशिंदा है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप पॉलिटिसाइज़ करेंगे सीटों को और किसी एक मखसूस पार्टी की हुकूमत रहेगी, तो और वहाँ धांधली करके जीता जाएगा, वो गलत है। पिछले जब से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मैंने बेतहाशा आर्टिकल लिखे हैं ये पूरी मनसूबाबंदी 1980 से शुरू हुई और सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और रहेगी आइंदा। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है, अब क्योंकि ये जब मैं बात करने जा रहा हूँ ना, तो ये अच्छा नहीं लगेगा बहुत सी पार्टियों के लोगों को, क्योंकि वो ये सुनना चाहते हैं। मेरा जब तज़किया होता है या आर्टिकल होते हैं, तो कोई पीटीआई के चश्मा लगा के, ऐनक लगा के देखता है, कोई एमक्यूएम की ऐनक लगा के देखता है, कोई फिर किसी और मजहबी पार्टी की, और उसी लिहाज से फिर मुझे तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि भाई तुमने ये कैसे बात कर दी। क्योंकि हमारी आवाम का जो जो कुछ हो रहा है ना, हमारी आवाम ये डिजर्व करती है, क्योंकि जब आवाम जो है वो सियासी नजरियात से ज्यादा
लोगों की पूजा करेंगे, लोगों को फॉलो करेंगे। कोई अल्ताफ हुसैन का फॉलोवर है, कोई इमरान खान का फॉलोवर है, कोई जमात इस्लामी का फॉलोवर है, कोई किसी मजहबी जमात का फॉलोवर है, और उसी की चश्मा लगा के वो तजिया करते हैं, जो सही बैलेंस तजिया देते हैं अवाम और पाकिस्तान के मफाद में। मेरे तजिए होते हैं, उसका मकसद मेरा सिर्फ ये होता है पाकिस्तान और अवाम के साथ धांधली हो रही है, मैं उसको एनालाइज करूं, जो चीजें हो रही हैं उसको देखूं, हिस्ट्री को देखूं, उसको कनेक्ट करूं, आपके सामने अपना तजिया पेश करूं। मैं बार बार ये बात करता रहता हूं कि भाई मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हकाइक जो है वो बयान करता हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं हकाइक बयान कर रहा हूँ, फैक्ट्स, और आपको लग रहा है कि मैं अल्ताफ हुसैन के फेवर कर रहा हूँ, या आपको लगता है कि मैं इमरान खान के फेवर कर रहा हूँ, तो ये आपका दिमाग का फतूर है। क्योंकि असल हकीकत ये है कि आपको जो तजिए होते हैं तजिया निगार के, उसको आप ऑनेस्टली नहीं देखते। आप सियासत को अलग करके और जो आपकी सियासी वाबस्तगियां हैं उसको एक तरफ करके नहीं देखते, एक तजिया निगार के तजिए को, कि इसने जो तजिया किया है उसमें कोई ऐसी चीज है जो जिससे कि हम कुछ सीख सकें, हम कुछ समझ सकें और कुछ किसी मकसद पे पहुंचे आप। ये होता है तजिया निगार का तजिया। तजिया निगार का तजिया किसी पॉलिटिकल, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, हम भी मतलब लोग हैं, हम इंसान भी हैं, सहाफत तो बाद में है और तजिया निगारी तो बाद में है, लेकिन कोशिश ये होती है मेरी ज़ात की कि मैं पाकिस्तान के मफाद में बात करता हूँ और अवाम के मफाद में। जर्नलिस्ट का काम ही होता है कि वो अवाम की तर्जुमानी करता है, आम अवाम की, ना कि किसी सियासी पार्टी की। अब उसमें अगर किसी को नजर आ रहा है कि किसी की मैं फेवर कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, आप जो भी करें बात और जो भी लिखें। तो ये भी हमें तरबियत नहीं मिली 75 साल में कि हम सियासी पार्टियों को किस तरह परखें, किस तरह देखें। हम सियासी पार्टियों के लीडरों को इस तरह पीछे लग जाते हैं जैसे नाउजुबिल्ला इन पे बैत कर ली है हमने, ये इमाम है हमारे, ये खलीफा है हमारे, इस तरह से ये हमारे फिरके के वारिस हैं। ये इस तरह से सियासी पार्टियों के लीडरों की जब आप पूजा करेंगे उनकी पार्टियों की, तो फिर यही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। जैसे कि सिंध में चले जाएं आप, मैं बार बार ये कहता हूं कि देखें, सिंध में कोई भी जबान बोलने वाले हों, और सिंध की दो बड़ी जबान बोलने वाले हैं, एक सिंधी बोलने वाले हैं और एक उर्दू बोलने वाले हैं। इनकी शनाख्त इस तरह होती है कि जो सिंधी बोलने वाले हैं उनको सिंधी कहा जाता है, और जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको महाजिर कहा जाता है। बहरहाल कोई भी शनाख्त हो सकती है। जो गुजराती बोलता है जबान, उसको गुजराती कहा जाता है, या मेमन, जो लोग मेमनी, उनको मेमन कहा जाता है। जबान के हवाले से भी शनाख्त होती है, पंजाबी बोलने वालों को पंजाबी कहा जाता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया में होता है ऐसा। लेकिन आप एज ए पाकिस्तानी जब बात हो, कौमी मामलात की बात हो, तो कौम को रख के सोचना चाहिए, अवाम को सोचना चाहिए कि भाई हमारे मुफाद में क्या है। लेकिन बस एक पार्टी के पीछे चले गए, अब जब तक जिंदा है उस पार्टी के लीडर के पीछे लगे रहेंगे। कहीं नहीं होता दुनिया में ऐसा। यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम कभी लेबर पार्टी को वोट देते, कभी लेबर पार्टी को, कभी लिबरल पार्टी को, कभी ग्रीन पार्टी को। कोई हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है इनसे, कोई नौकर थोड़ी है इनके हम। जब तक ये नहीं सोचोगे आपको सियासी शऊर आएगा ही नहीं। और क्योंकि आपको सियासी शऊर नहीं है, इसलिए जो मुफाद परस्त टोला है, जो ये ढोंगी है, सियासत के नाम पे जो अपना कारोबार चला रहे हैं, इनके हाथ आप गुलाम रहेंगे, बिकेंगे, बिकते रहेंगे। और आप गुलाम रहेंगे तो रहो गुलाम आप, फिर क्या होगा। तो मुझे तो इस पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये मैंने पहले कह दिया था कि आइंदा पीपल्स पार्टी के मेयर भी बनेंगे। उसकी वजह ये है, सारी दुनिया में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको बताऊं मैं कि जो रीजन है सिडनी का, पता नहीं कितनी काउंसिल है यहाँ पर, और हर एक का जो मेयर है वो इंडिपेंडेंट है। वहां पर कोई, यहाँ पर जो सूबा है यहाँ का, उसकी कोई मुदाखलत नहीं होती जो काउंसिल है उसके मामलात में। वो अपने डिसीजन अपनी काउंसिल में लेते हैं तरक्की के लिए, और उसको उनका अपना बजट होता है, और उसका फिर एलोकेशन भी मिलती है उनको फेडरल से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और वो अपनी हुकूमत करते हैं। मेयर जो होता है वो सिटी का पूरा, उसके पास पावर होता है, और वो हर चीज के डेवलपमेंट में उसकी काबीना में, जैसे सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली है, वो काबीना होती है, और वो उसको लोग सेलेक्ट कर, लोग वोट देते हैं, वो आते हैं और वो काम करते हैं। उनके ऑफिस से आप कभी कहीं भी चले जाएं, ये होना चाहिए। और इतना बड़े शहर में एक काउंसिल है जो तर्जुमानी कर रही है, और उसके पीछे क्यों मर रहे हैं आप? इसलिए कि यहाँ पर तो पैसा कमाना है, यहाँ काउंसलर ने पैसा कमाना है, मेयर ने पैसा कमाना है, और दर्जा बदर्जा उससे ज्यादा पैसा फिर सूबाई असेंबली के मेंबरों को कमाना है, उससे ज्यादा फिर सेनेट के, और फिर कौमी असेंबली के। 13,000 अरब रुपया मिला है पीपल्स पार्टी को पिछले कुछ अरसे में सिंध के डेवलपमेंट के ऊपर। क्या इन्होंने खर्च किए?
सीरियस किए। आप लाड़काना में चले जाएं, आप दादू में चले जाएं, जरदारी के गांव शहर नवाबशाह में चले जाएं, भुट्टो के शहर लाड़काना में चले जाएं, मर रहे हैं लोग, गटर सड़ रहे हैं, रोड नहीं बना सके एक भी। क्या काम किया इन्होंने ये? और बातें करते हैं क्यों इतने ये जंग हो रही है मेयर के ऊपर? मिलना वलना कुछ नहीं है। कराची का मेयर कोई भी बनता, अगर एमक्यूएम का बनता या जमात इस्लामी का बनता, हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है। और ये हुकूमत सब कानून चेंज करके जो काउंसिल है, मेयर जो है, उसके सारे पावर जो है वो एक बल्दिया का मिनिस्टर है। अबे भाई जब मेयर है तो बल्दिया का मिनिस्टर का क्या तुक बनता है? वो कभी वो उसके अंडर में मेयर है। तो ये होगा पाकिस्तान में, और ये हो रहा है, मुल्क की सतह पे भी हो रहा है। तबाह कर दिया मुल्क को, क्या रह गया है? क्या बहस करनी है? मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो तज्जिए में कह दिया था। और अगर किसी को याद हो, और अगर जो बहस कर रहे हैं अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, भाई ये धांधली की वजह से तो मशरकी पाकिस्तान बना है, जिसकी मैं कितनी वीलॉग कर चुका हूं मैं बार बार। तो क्यों आपको तकलीफ? आप क्यों बात कर रहे हैं? मैंने तो अच्छा, मैं पहले ये मेयर का सिलसिला करूं जरा। कराची की उसमें बात हो रही है, हैदराबाद के मेयर पे कोई बात नहीं कर रहा। हैदराबाद का मेयर भी पीपल्स पार्टी का बना है, जो मैंने पहले कहा था। और उन साहब का जो नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं पता ना, उसको बात करने की तमीज है। ये है जनाब काशिफ शोरो। काशिफ शोरो जनाब है, इनका मैंने एक क्लिप देखा, ये बयान कर रहे थे कुछ। मेरा शहर हैदराबाद में, वहां पैदा हुआ, वहां बड़ा हुआ। हैदराबाद में मेयर आए थे नियाज अहमद जैसे, जिन्होंने नियाज स्टेडियम बनाया 1950 में, और फिर 1950 की दहाई में। हैदराबाद में मेयर आए थे जमील अहमद जैसे। हैदराबाद की डेवलपमेंट की, ठंडी सड़क, नियाज स्टेडियम, और कई बड़े बड़े रोड, एक एक काबिल किस्म के मेयर होते थे, और इंडिपेंडेंटली वो अपने फैसले करते थे। उसके बाद से अब ऐसे कचरा लोग आए जिनको बात करने की तमीज नहीं। शोरो जो है, ये असेंबली का मेंबर है, सिंध असेंबली का मेंबर है, और मेयर का उसको बना दिया। क्या होगा? लेकिन हैदराबाद की आवाम खामोश है, महकूम है। क्यों? तुम्हारी गलती है ये। जाओ मरो जाकर। और फिर सिंध के शहरी आवाम को, जिसमें ज्यादा तादाद उर्दू बोलने वाले महाजरों की है, वो एमक्यूएम के पीछे, अल्ताफ हुसैन के पीछे लगे हुए थे। मैं ये बार बार बात कर रहा हूं, लेकिन लिंक के जरिए। जब एपीएमएसओ बनी, तुलवा तंजीम थी, और हमारा मकसद उस जमाने में जो तुलवा एपीएमएसओ में थे, मैं नहीं था, लेकिन हमारा उसी वक्त हमने जांच लिया था कि ये इरादे सही नहीं है आगे जाके। सिर्फ मुतालबा था कोटा सिस्टम को खत्म करने का, जो पीपुल्स पार्टी ने ही तोहफा दिया था। उस वक्त जमात इस्लामी कहाँ थी? अगर जमात इस्लामी उस वक्त बोलती तो एपीएमएसओ क्यों बनाने की जरूरत पड़ती? लेकिन जब एपीएमएसओ बनी, ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट फेडरेशन, तो जमात इस्लामी के जमीयतुल उलमा ने मारा उनको कराची यूनिवर्सिटी में, मारते थे वो। और एपीएमएसओ क्या बात कर रही थी? कोटा सिस्टम के खिलाफ। तो अगर उसी वक्त जमात इस्लामी का भी होल्ड था कराची के ऊपर, एमक्यूएम से पहले कराची की हुकूमत जमात इस्लामी के हाथ में थी, इनके हाथ में। आज तक कभी कोटा सिस्टम पर जमात इस्लामी ने बात की असेंबली में, कौमी असेंबली में, या किसी जमात ने बात की कि क्या कर रहे हो ये? इन्होंने तो जरदारी को वोट दे के 5 साल के लिए सदर बनाया, तो क्यों बकवास करते हो? तो फिर एपीएमएसओ को ज़िया-उल-हक ने अल्ताफ हुसैन के पीछे हाथ रखा और कहा कि आप कौमी धारे में आए, आप तो पार्टी बनाए। फिर वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बन गई, और उसके बाद महाजिर कौमी मूवमेंट बन गई, और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा आजाद हक परस्त के नाम से। मैंने 88 में बार बार मैं बातें इसलिए बताता हूं आपको, मेरे पास तो सबूत है इस चीज के। जब 88 में इलेक्शन बोला हक परस्त का नाम से इन्होंने, तो इन्होंने सारी सीटें जीत ली, क्योंकि वो लिसानी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ाया गया था, नारा लगाया गया, 5वीं कौमियत, महाजिर कौमियत। उस वक्त भी हम कह रहे थे कि ये गलत है। ये यहाँ पर कोई सिंधी महाजिर का मसला नहीं है जबान का। कोटा सिस्टम खत्म करते हैं, जिससे नुकसान हो रहा है सिंध के आवाम का। जो सिंधी स्पीकिंग शहरों में रहते हैं उनको भी दाखिले नहीं मिल रहे। मैं कॉलेज में था, मेरे साथ कई सिंधी स्पीकिंग थे, उनका भी मसला ये था। हैदराबाद का कोटा कम था। तो ये कोटा सिस्टम जो है, ये याया खान ने 1970 में नाफिज किया। क्या सजा दी थी? वो सजा ये थी कि जब 70 के इलेक्शन हुए, तो मुजीबुर रहमान की अवामी लीग के साथ अगर कोई मगरबी पाकिस्तान से शामिल था, तो वो कराची के लोग थे। कराची के लोग थे जो फातिमा जिन्ना के साथ थे, और फातिमा जिन्ना और मुजीबुर रहमान का अलायंस था। फातिमा जिन्ना ने ढाका से भी इलेक्शन लड़ा और जीता, और कराची से भी। तो उसकी सजा के तौर पे, क्योंकि मुजीबुर रहमान की पार्टी का इत्तेहाद था पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ, फातिमा जिन्ना के साथ,
तो और फिर उसको तोड़ा गया, कन्वेंशन लीग बनाया अय्यूब खान ने, और महाजनों को सजा देने के लिए याह्या खान ने फिर कोटा सिस्टम लाया 1970 में। उस वक्त तो मार्शल थी, 60% देहात के लोगों की सीटें होंगी और 40% शहर के लोगों की सीटें होंगी। उस पर क्यों नहीं बोले ये जमात इस्लामी? उस पर क्यों नहीं बोली जमीयत उलमा पाकिस्तान? क्यों नहीं बोले उस पर? फिर जब भुट्टो ने याह्या खान से चार्ज लिया, सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर प्रेसिडेंट बने, और जब काबीना बना के बैठ गई फ्रॉड काबीना, जब मेजोरिटी चली गई तो 140 सीटों को लेके असेंबली बनाई और एक फ्रॉड आइन बनाया, जो जिसको मैं फ्रॉड आइन कहता हूं। ये मेरी एक ओपिनियन नहीं है मेरा, ये मैं फैक्ट बताता हूँ आपको कि वो काबीना तो गलत हो गई थी क्योंकि मेजोरिटी चली गई। खैर, आज का ही टॉपिक नहीं है, मैं पहले कई ये व्लॉग में कर चुका हूँ बात। भाई उसी आइन की सबसे जो जहर उगला गया वहां, ये कोटा सिस्टम को जो याह्या खान ने शुरू किया था, भुट्टो ने उसको आईनी तहफुज दिया, आइन में लेके आ गया ये कोटा सिस्टम। क्या उस पर कोई जमात बोली? क्या उस पर जमात इस्लामी ने बात की? आज तक बड़ी बात करते हैं शरीयत की, इंसाफ की, इस्लाम की, फलाने की। ये तासुबी सिस्टम इस्लाम में है, क्यों बात नहीं करती जमात इस्लामी? आज उनको मेयरशिप चाहिए तो अब वो कराची के रखवाले बन गए। अगर उस वक्त एक्शन लेती तो एमक्यूएम बनती नहीं। एमक्यूएम का मकसद तो कोटा सिस्टम खत्म करना था। अगर वो खत्म हो जाता तो एमक्यूएम का क्या वजह थी एमक्यूएम बनाने की? लेकिन फिर उस तहरीक को जो कोटा सिस्टम के खिलाफ थी, ज़ियाउल हक ने इस्तेमाल किया, उसकी पार्टी बनवाई। अच्छा, फिर जब 88 के इलेक्शन हुए तो उस वक्त तक कौमी मूवमेंट नहीं बनी थी, तो आज़ाद इलेक्शन लड़े, हक परस्त आ गए। मैंने उस वक्त लेटर लिखा अल्ताफ हुसैन को, और एक बहुत ही करीबी रिलेटिव उसके भी, हमारे भी, उनके हाथ में दिया। उन्होंने उसके हाथ में ले जाकर दिया और अल्ताफ साहब ने वो देखा, पढ़ा। ये उन्होंने बताया जिन्होंने उनके हाथ में दिया, क्या मैंने दे दिया है और उसने देख लिया है। और मैंने वहां कहा कि हमारा मकसद जो है महाजरों का, ये सियासतबाजी नहीं करनी है। हम 15-20% है, हम कौन सी हुकूमत बना लेंगे सिंध में या कहीं पर ही। हमारे जो मसले हैं वो उनके लिए आवाज उठाओ, मेरिट के लिए। हम चाहते हैं मेरिट हो, उस मेरिट के ऊपर कोई भी जबान बोलने वाले को नौकरी मिले, उसको जो टेक्निकल कॉलेज, ये जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उस मेरिट के ऊपर हो बस, चाहे उसमें सिंधी बोलने वाला हो या उर्दू बोलने वाला हो। ये मसला था। जमात इस्लामी ने इस पर कभी बात नहीं की। तो फिर क्या हुआ? फौज ने एमक्यूएम को यूज किया अल्ताफ हुसैन को पीपल्स पार्टी के खिलाफ। फिर जब इलेक्शन वो जीत गया हक परस्त, तो क्योंकि ये जो सियासतदान है, ये सियासतदान नहीं है, ये 420 फ्रॉडी है, इनका कोई जमीर नहीं है, इनका कोई मेयार ही नहीं है। बेनजीर क्लिफ्टन से उठ के अल्ताफ हुसैन के पहुंच गई 90 पे फेडरल बी एरिया में, और कहा कि जी मैं अपने भाई के पास आई हूँ, बेनजीर ने। और हमारे जो कराची के लोग हैं महाजिर, वो इसी बात पे खुश हो गए कि बेनजीर आ गई, देखें जी कितनी बड़ी बात है, ओ अल्ताफ भाई की कितनी बड़ी बात है कि बेनजीर हमारे दरवाजे पे आ गई, ठोक के चली गई उसके बाद में महाजरों को। इनको ये पैरों में गिरे हुए आज जरदारी के, और बाहर नहीं निकल सकते ये। तो क्या हुआ? इन्होंने फिर वोट दिया सिंध में और हुकूमत बना दी मिलके, और 57 पॉइंट का एजेंडा बनाया। बेनजीर ने कहा हम पूरा करेंगे। ये तो हिंदुस्तानी, ये बेनजीर महाजरों को हिंदुस्तानी कहती थी। कहा ये हिंदुस्तानी तो हमारे भाई हैं, हम ये 57, अरे उस वक्त भी हमने लिखा अखबार में, मैंने लिखा आर्टिकल, 57 की क्या जरूरत है भाई? आपका सिर्फ एक ही पॉइंट है कि आप मेरिट नाफिज करो पूरे सिंध में, बस। उस बाद किसको भी नौकरी मिले, हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन खौफ था कि अगर मेरिट पे लोग आना शुरू हो गए, चाहे कोई भी जबान बोलते हो, हमारी जो इजारादारी है, वडेरा सिस्टम है, वो तो खत्म हो जाएगा। ना हमने सिंधी स्पीकिंग को, सिंधी बोलने वालों को देही इलाकों में पढ़ने देना है, ना उनमें शऊर पैदा करना है, और ना शहर वालों को भी रोको। तो अल्ताफ हुसैन को यूज किया गया और ये साहब पहुंच गए और सिंध की हुकूमत बना दी। उसके बाद अभी इमरान खान के साथ पैक किया, 7 सीटें थी इनकी, वो 25 से 7 रह गई। तो अगर एमक्यूएम ये फिर पीटीआई के साथ हुकूमत बना ली, चले ठीक है, उनके साथ हुकूमत चलती रही। उसके बाद जब नो कॉन्फिडेंस वोट आया तो पीटीआई को छोड़ दिया एमक्यूएम ने। अगर नहीं छोड़ती तो उसको नो कॉन्फिडेंस वोट को डिफीट नहीं होती है इमरान खान को, पावर में रहता वो,
तो किसने उसकी, और इस बात पे फख्र है कि देखिए हमने इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी, तो तुम्हें मिल गई क्या? तुम्हारा किधर हो तुम? किधर है ये नुमाइंदे साथ जो है? नजर क्यों नहीं आते? ये क्या ले लिया तुमने? ये जब आप ये जहालत से ये सियासत करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? रोते रहो फिर आप। और आज आप देखें कि वो एमक्यूएम जिसका मेयर था, वो अब्दुल सत्तार, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, कहाँ गया वो? खत्म हो गई? मैंने कहा था ये खत्म करेंगे आपको ये, और कुछ भी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी राज करेगी, क्योंकि सिंध जो है वो अब जरदारी का है। ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये जरदारी पार्टी है ये। अब आज उसकी टोन अब देखें, उसकी टोन चेंज हो गई है। पहले भुट्टो भुट्टो करता था, अब वो जरदारी करता है, क्योंकि वो बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना चाहता है, और वो जरदारी पार्टी है अभी है। वो भुट्टो का नजरिया और कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। उनके तो बच्चों को, बेचारों को, मुर्तजा भुट्टो की जो बच्चे हैं, उसकी जो लड़की है, उसको देखें, उसका डिप्रेशन में है वो, जो पीपल्स पार्टी के हकीकी वारिस थे। मुर्तजा भुट्टो को मार दिया। उसको मरवाने में आसिफ जरदारी ने उसको मरवाया। भुट्टो, बेनजीर का भी उसमें हाथ था, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो अगर होता तो ये जरदारी नहीं आता। तो भाई ये एक दूसरे के ये तख्त हासिल करने के लिए अपने ही लोगों को मारते थे, तो दूसरे लोग क्या है, अवाम क्या है? तो आज बड़ी पीपल्स जमात इस्लामी को हमदर्दियां हो रही हैं। आप लोगों के मसले सिंध के तो हल कराएं आप। आपने कभी बात नहीं की। और आज वो एमक्यूएम किधर गए? एमक्यूएम वो आज भी लगे हुए हैं। हालांकि देखें, मैं इस लिहाज से बात नहीं करता, मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, महाजिर हूँ, लेकिन मैं हक की बात करता हूँ। अगर मेरिट के ऊपर सिंध में रखो ना, तो कोई सिंधी, आम सिंधी किसी के खिलाफ है उर्दू बोलने वालों के, ना उर्दू बोलने वाले हैं। सिंधी जो आम लोग हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे साथ पढ़ा है, हमारी रिश्तेदारियां हैं। मेरी सगी छोटी बहन का हस्बैंड सिंधी स्पीकिंग है, उसको जॉब नहीं मिली, वो अमेरिका शिफ्ट हो गया। मेरी बहन भी है मेरी, वो उसका, मेरा जो बहन है वो भी, तो वो तो सिंधी स्पीकिंग है, उसका डोमिसाइल भी सिंध का है, इलाके का है। नहीं मिली नौकरी उसको। बहुत इंटेलिजेंट है, अमेरिका में जॉब कर रहा है आईटी में। तो भाई ये मसला को देखें, मसला क्या है? तो आज अगर आप पॉलिटिकली हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब एक मेयर की सीट जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट होती है, शहर को चला बनाना होता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। अब वो होगा जो जरदारी चाहेगा। कैसे वो बोल रहा है कि इलेक्शन जब होंगे जब मैं चाहूंगा? कौन बुलवा रही है ये? यहाँ पर तो बड़ी बातें करते हैं, रियासत के खिलाफ बात नहीं करो, एंटी स्टेट बात नहीं करो, आपको बंद कर देंगे। जो ओवरसीज में बैठे हुए हैं, अगर वो कराची, अगर वो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, किसी भी एयरपोर्ट पे, वहीं से उसको उनको जेल में डाल देंगे। उनको वो उनको उनकी फैमिली से नहीं मिलने जाएगा, ये तड़ियां दे रहे हैं। तो भाई हमें क्या जरूरत है? हमें तकलीफ तो बहुत है, लेकिन करते रहो। आप कब तक करोगे? हर चीज के एक अंजाम होता है। जुल्म कभी भी फॉरएवर नहीं होता, और जालिम कभी भी फॉरएवर जिंदा नहीं रह सकता। जालिम को भी जुल्म का बदला मिलता है। हमारा तो इस पर ईमान है, और होगा एक दिन इंशाल्लाह। लेकिन इसमें कसूर पाकिस्तान की आवाम का है। आज एक आदमी, मैं पीटीआई की हिमायत नहीं करता हूं इमरान खान की, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है या नहीं बताया मुझे? मैं अननेसेसरी उसकी हिमायत कर रहा हूँ। वो खड़ा हुआ पाकिस्तान की बात कर रहा था, जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा था, ऐसे माशरे की बात कर रहा था जहां पर अदलिया जो है वो रियासत की लौंडी है, वो इस्टेब्लिशमेंट की लौंडी है। जो जनरल साहब का फोन आता है तो अदलिया फैसला करती है। देख ले अभी क्या हो रहा है। ये इनकी तनख्वाहें देखिए आप, 10-10, 15-15 लाख इनकी तनख्वाहें। और जब ये कोई केस लेके आगे चलते हैं ना, और शाम में बैठते हैं जाकर, ये जो जान के डिले करते हैं, इनको पैसे मिलते हैं। और फिर किसी जनरल कर्नल का फोन आता है तो ये फैसला दे देते हैं, वरना डिले करते रहते हैं। यही हो रहा है। तो पाकिस्तान में अब भूल जाएं आपके इलेक्शन को। और फिर इमरान खान साहब की भी गलती है ये। वो क्यों नहीं समझता कि अब तक 20 साल से कह रहे हैं मैं 27 साल से जिद्दोजहद कर रहा हूं, आपको पाकिस्तान के निजाम का समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये कि आप देख लें, आपके साथ ही भाग गए, और आवाम भी भाग जाएगी कुछ दिन में, आपको बताऊं मैं। ये वो लोग नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। ये इंग्लैंड की आवाम नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की आवाम नहीं है, ये कोई यूरोप की आवाम नहीं है। ये जो बनाना चाहते थे, ये महकूम है और महकूम ही रहना चाहते हैं। ये खुश है इसमें, ये खुश है। ये अब लड़ रहे हैं वहां पर आपस में। तो क्या हुआ? वो जरदारी का फार्मूला है। इसी फार्मूले से उसने नवाज शरीफ को गवर्नमेंट दी, अपने बेटे को वजीर खारजा बनाया, 26 लोगों को उठा लिया आपके पैसे देके। पैसा तो हराम का बहुत है। अभी भी सुना है कि उन्होंने अपने पैक किया जमात इस्लामी ने, वो 33 से 31 पता नहीं मेंबरों को सेफ हाउस में पहुंचा दिया, और वो 193 बनते थे। बड़े खुश थे जमात इस्लामी कि जी पीटीआई से माहिदा हो गया।
यानी कि आप देखें इनका दोगलापन देखें, मुनाफिकत। ये फेडरल में इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे, कभी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया इमरान खान को, अभी भी जब जरूरत थी। यहां पर मेयर बनने के लिए पीटीआई से अलायंस कर लिया, फिर जरदारी ने उठा के उनको वो जिसको सेफ हाउसेस कह रहे हैं वहां बंद कर दिया, और 160 वोट जमात इस्लामी के अपने थे वो रह गए, और पीपल्स पार्टी के 173 वोट आ गए। कैसे हो गए 173 वोट? कराची में कौन रहता है ज्यादा पॉलिटिकली, किसके पास है कराची? सबको पता है, कोई नहीं बोलेगा। और अब आप मेरी बात और लिख ले, बात जो मैं पहले भी कर चुका हूं, आइंदा फेडरल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की बनेगी, और बिलावल जरदारी वजीर आजम बनेगा। तो भाई पाकिस्तान तो खत्म हो गया। आप क्यों आप लेके बैठे हुए? आप अगर आपने सब कुछ बर्दाश्त करना है, खामोशी से बोले साईं बस तुम ही बादशाह हो, बस पैरों में पड़ जाए और जो भी मिले वो ले ले, बस ये है पाकिस्तान। अब छोड़ दें आप, हम भी कम कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि जब अवाम उठी के खड़े ही नहीं होंगे, 23 करोड़ की अवाम है, आप खड़े नहीं हो सकते हो, आप कुर्बानी नहीं दे सकते हो, तो क्या होगा आपके साथ? जो होगा सही हो रहा है, फिर करो, क्योंकि आप वैसे तो होगा नहीं। और ये बात जानते हैं, ये बात इस्टेब्लिशमेंट जानती है, जरदारी जानता है, नवाज शरीफ जानता है, और ये पावर में यही रहेंगे। अगर जरदारी नहीं आया तो शरीफ आ जाएगा, ये दोनों आएंगी पार्टियां। तोड़ तो पहले ही दी है। इमरान खान साहब को आप समझना चाहिए था ये, कि भाई किस कौम की लीडरी कर रहे हो। ये कौम तो उस वक्त नहीं बोली जब फातिमा जिन्ना को गद्दार करा के केस करके उनको आइसोलेट कर दिया गया, और आपकी तरह जैसे आपको आइसोलेशन में रखा हुआ है, ऐसा उन्होंने फातिमा जिन्ना को बंद कर दिया। आप पे जैसे पाबंदी लगाई हुई है, आप क्यों नहीं समझे इस बात को? आप जानते हैं कि फातिमा जिन्ना के नाम लेने पे रेडियो पाकिस्तान पे और भारत में पाबंदी थी। आपके साथ पहली दफा नहीं हुआ ये। इस कौम ने मेजोरिटी पार्टी मुजीबुर रहमान को गद्दार, जब अयूब खान ने गद्दार करार दिया और जेल में डाला, ये कौम खामोश बैठी रही। आप क्यों नहीं समझे इस बात को? आज ये खामोश है तो इनकी यही हकीकत है, ये रिवायत है इस कौम की है। कोई पंजाब खड़ा नहीं होगा आपके लिए। कराची वाले खामोश हैं, क्यों? वो कहते हैं कि जी आज इमरान खान को याद आ रहा है, जब अल्ताफ भाई अंदर थे तो कोई याद नहीं आया। ये सोच है। तो वो अब आपको दिमाग सही होना चाहिए। मेरा तो मकसद यही है। हमने भी बहुत करके देख लिया, हम कब तक, और लोग भाग गए। जो सच्चे मुहिब वतन प्रोफेशनल सहाफी थे कहाँ हैं? उनकी एफआईआर काट दी है भर की। मोहित पीरजादा हो, अशर शरीफ को मार दिया गया, इमरान रियाज का पता नहीं है, और कई सहाफी जो मैं जिनसे ईमेल वगैरह पे बात भी होती, भागे हुए सब। उन पे एफआईआर काट दी है, लिस्ट में नाम दे दिए हैं कि ये पाकिस्तान आए तो इसी इनको बंद करेंगे ये सबको, और पता नहीं क्या ही नाम दिया है। और मैं आपको कोई फियर क्रिएट नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल मैंने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन की है इस सिलसिले में। जो मैं अब ये ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी में उनसे बात कर रहा हूँ, और मैंने रिपोर्ट भी की है, और जो मैसेजेस आ रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन करके सब किया है। बहरहाल मैं उस पर डिस्कस करना नहीं चाहता इस वीलॉग पे, लेकिन बहरहाल जो भी हो सकता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये कि अब आप ये देखें कि किसी को यानी यूं नहीं होना चाहिए कि ये खुद आवाम ये चाहती है कि हम गुलाम रहें। जब गुलाम रहोगे, प्लेट में रख के कोई नहीं देगा आपको। इमरान खान क्या जादू करता है क्या आपके लिए? और जिन लोगों ने इमरान खान के लिए बाहर आए, चाहे वो औरतें हों चाहे वो लड़के हों, उनको बंद कर दिया, और कह रहे हैं फौजी अदालतों में। अबे भाई फौजी अदालतों में क्यों चला रहे हो केस? सीधा सीधा उनको बंद कर दो, हैंग कर दो, उनको गोली मार दो, उनको बस हो गया फैसला। कौन बोलेगा? ये आवाम तो उठेगी नहीं, ये आवाम तो उठेगी नहीं, क्योंकि इनके ये 70-75 साल में यही सीखा है इन्होंने कि सोए रहो बस, दैट्स इट। और फिर हम क्या कर सकते हैं भाई? आप कुछ नहीं कर सकते हो तो ठीक है, फिर सलामी करते रहो इन लोगों को और महकूमी में रहो। और मैं तो समझता हूँ कि क्या गुजरती हुई इमरान खान पे मैं जानता हूँ, लेकिन वो उसको पता होना चाहिए था कि क्या होगा। कोई कुछ नहीं होगा, और जो चाहे केस बना देंगे आपके ऊपर। पाकिस्तान की अदालतें हैं, पूरा निज़ाम है, लेकिन बस मिलिट्री कोर्टों में फैसला होगा। ओ भाई क्या हो गया ऐसा यार? क्या हो गया? अगर आपने मिलिट्री कोर्टें लगानी है तो उनके खिलाफ भी तो लगाओ जिन्होंने हथियार डाले थे बांग्लादेश में। उनके खिलाफ भी तो बनाओ जो वहां सियाचिन में हार गए थे, उनके खिलाफ। और बहुत सारे मैं नाम लूं आपको, क्यों नहीं लगाते आप? लेकिन वो लगाएंगे भाई, बादशाह है वो,
हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी ताकत है। और फिर बाहर की जो एजेंसी हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं, वो उठा के भी ले जाएंगे। तो भाई ये मुल्क, जो शरीफ लोग हैं, मुहिब्बे वतन है, वो तो खत्म कर दें अपने आप को मुहिब्बे वतन, और ये जान बचा के निकल जाए बस पाकिस्तान से। पता पढ़ लें आप, इस मुल्क पे कुछ नहीं होता। और हो जाए तो अल्लाह करिश्मा कर दे, तो हो सकता है हम गलत साबित हों तो अच्छा होगा, अगर मैं गलत साबित हूँ और पाकिस्तान अच्छा हो जाए। लेकिन क्या नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान में बचा क्या है? तो ये मेयर वेयर के इलेक्शन पे क्यों आप इतने परेशान हो रहे हैं भाई? यही होना था। और बाकी भी जहाँ इलेक्शन होंगे अभी तो देखें आप, अभी देखें आप, टेलर नजर आ गया ना। ये टेलर 75 साल से चल रहा है, तो क्यों आप अपने वक्त जाया कर रहे हैं? फेसबुक पे बैठकर आप लगा रहे हैं कि उसके इतने वोट थे, उसके इतने वोट थे। आगे भी यही होगा। अभी आ रहे आएंगे इलेक्शन, इमरान खान को जेल में डालेंगे, इलेक्शन कराएंगे, पीटीआई को वोट, पीटीआई को इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देंगे, और फिर जिसको जिताएंगे उन्होंने सोच लिया है वो ले आएंगे, और बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बना देंगे। शर्म की बात है। उसके बाद क्या करना है, हमें इंडिविजुअली फैसला कर लें। आपको पाकिस्तान, इस तरह का पाकिस्तान आपको चाहिए, तो ठीक है, आप जाया करें, अपनी जाके तफरीह करें, फिर जो उनका मर्जी आएगी वो करेंगे। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट, अनफॉर्चुनेटली। बहुत अफसोस है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।